Hello everyone, this is Aditya Keshirwani. Welcome to my YouTube channel Satwin Tutorials. So today I had invited one of guests who had qualified Tiber Hyderabad interview. Also, she had secured All India rank 269 in IIT JAM 2021. So first of all, I would like you to Sony, thank you for coming in our channel. Thank you for having me here. It's great to share my experience. ओके सो सोनी कुछ अपने बारे में बताओ। अभी तो टाइपर का हैदराबाद इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, ऑल इंडिया रैंक भी इतनी अच्छी है। सो अभी कैसा एक्साइटमेंट है कि नहीं आईआईटी जाने की? हाँ, एक्साइटमेंट तो है ही, इतने दिन से प्रिपेयर किया है तो। ओके मतलब एक्साइटेड है, लेकिन मुझे ये लग रहा है आजकल मैंने जो स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ सबको ये लग रहा है यार ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, आईआईटी का कैंपस लाइफ जो है वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है कि अब लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस है तो कैसा होगा, बट होपफुली सेकेंड ईयर को जाने मिले कैंपस में। देखते हैं। अभी तो मुझे जो लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट प्रोबेबली एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन रन होगा। सेकंड सेमेस्टर सिचुएशन इंप्रूव हुई तो 100% वो लोग बुलाएंगे। सो ओके सो बताओ, ऑल इंडिया रैंक, इतनी अच्छी रैंक आने के बाद अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। सो बेसिकली मतलब कैसी रही जर्नी, कैसी रही मतलब आज जब तुम्हारा ये जब तुमने रिजल्ट देखा, सो मतलब क्या एक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी या क्या उम्मीद थी तुम्हें? नहीं, ऐसा एज तो एक्सपेक्टेड नहीं था पहले से कि ऐसा आएगा रैंक पर, तो जब देखा रिजल्ट तो बहुत एक्साइटेड थे कि अच्छा आया। सो अभी कौन सी आईआईटी तुम्हें अलॉट हो चुकी है? आईआईटी गुवाहाटी। ओके ओके सो बेसिकली अभी मतलब आईआईटी गुवाहाटी फाइनल है या टाइपर हैदराबाद जाना है? फिलहाल तो आईआईटी गुवाहाटी ही डिसाइड किया है जाना है। ओके ओके सो मतलब आईआईटी चूज करने के लिए पीछे कुछ रीजन सोचा है कि बस ऐसी मतलब? वही है कि इंटीग्रेटेड के लिए थोड़ा ज्यादा कमिटमेंट चाहिए होता है कि या एक बार में 6 साल मैनेज करना। तो इसलिए अभी लग रहा है कि फिलहाल बस एमएससी मैनेज कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे पीएचडी कहीं और से करनी। ओके ओके मतलब सो तुम्हें थोड़ा सा इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। चलो ओके सो थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब कैसे सोचा था कि बीएससी में, किस हिसाब से तुमको आईआईटी जैम पहले से पता था कि मतलब क्या जर्नी रही तुम्हारी बीएससी से और जैम तक के इतना अच्छा रैंक, मतलब जर्नी क्या थी तुम्हारी? तो बेसिकली कॉलेज में आके पता चला कि जैम होता है ऐसे, और एमएससी उसका एक ऐसा टेस्ट होता है जैम आईआईटीज में घुसने के लिए। Okay, और ऐसे लगा था कि हाँ ठीक है देना है, बट एज सच प्रिपरेशन बहुत ज्यादा फर्स्ट सेकेंड ईयर्स में नहीं हुआ था मेरा। okay, मैं मोस्टली थर्ड ईयर से ही स्टार्ट की थी जब लॉकडाउन हुआ, और ऐसे घर बैठे थे, कुछ कॉलेज कॉलेज के क्लासेस नहीं चल रहे थे, तो तभी डिफरेंट वीडियोस देखना, यूट्यूब के कंटेंट कंज्यूम करना, ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ। ओके मतलब सो बीएससी सेकेंड ईयर में क्या तुमने आईआईटी जैम के बारे में पता था? हाँ पता था, फर्स्ट ईयर से ही पता था, बट मैंने प्रिपरेशन अलग से नहीं ली थी। मैं एक्चुअली मैं हमेशा से कॉलेज को बहुत प्रायोरिटाइज करते आई हूँ। ओके तो ओके जब लाइक इवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर मैं जब भी कुछ पढ़ाती थी कॉलेज में, तभी उसी दिन आके मैं ट्राई करती थी वही पढ़ लेने का, लाइक अप टू डेट रहना कॉलेज के सिलेबस के यस। साथ। तो मैं कॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी, तो जैम का अलग से मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। सो बेसिकली तो क्या तुमने कोई कोचिंग प्रेफर की थी? नहीं, मेरा कोई कोचिंग नहीं था। मैंने कॉलेज का जो नोट्स वगैरह रहता है, यूट्यूब पे जो वीडियोस रहते हैं, वही देख के मैंने पढ़ा था। ओके सो मतलब जब तुमने बीएससी थर्ड ईयर में सोचा होगा कि अब मुझे आईआईटी जाम नेक्स्ट इस साल देना है, सो प्लान क्या था, मतलब किस हिसाब से तुमने प्लान किया? बिकॉज आजकल स्टूडेंट अक्सर यही होते हैं हमारे साथ कि हम प्लान तो करते हैं बट क्या होता है कि कॉलेज का जो शेड्यूल होता है वो इतना हेक्टिक हो जाता है, कॉलेज के असाइनमेंट्स, पेपर, सेमेस्टर एग्जाम, सो वो सब मैनेज करना कैसे मतलब तुमने किया? हाँ, तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि इतने कॉलेज असाइनमेंट, कॉलेज एग्जाम, सब कुछ क्लैश कर रहा था या जैम के साथ, मैनेज कैसे करूँ। तो एंड की तरफ मैंने बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाई थी जैम को। तो मैं हर दिन लाइक 2 घंटा निकाल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स रिविजन, अगर कुछ नया टॉपिक ऐसा है जो मैंने पढ़ा नहीं है वो मैं पढ़ती थी रेगुलरली।
ओके, सो मतलब तुमने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्लान कर लिया था कि मुझे आईआईटी एग्जाम देना है, बट मतलब एक जो होता है ना कि आईआईटी एग्जाम का थोड़ा सिलेबस जो होता है हमारी कॉलेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो मतलब सिलेबस को देखते हुए किस हिसाब से मतलब तुमने मैनेज किया? ओके, तो पर्सनली मेरे कॉलेज के हिसाब से काफी चीजें कॉमन आ जा रही थी एग्जाम में, तो ओके। उस वे में काफी फॉर्चुनेट थी मैं कि चीजें मैच कर रही थी, तो कॉलेज के पढ़ने से एग्जाम का पढ़ना भी हो जा रहा था। और कुछ ऐसे अलग अलग चीजें थे वो मैंने अलग से अपना वीडियोस वीडियोस देख के वगैरह वो प्लान करके ओके, पढ़ा। अच्छा, सो तुमने बीएससी मतलब कहाँ से की है, मतलब बीएससी कहाँ से की और बेसिकली तुम हो कहाँ से? ओके, तो मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, बट मैंने अपना कॉलेज किया सेंट जेवियर्स कोलकाता से। ओके सी। सो मतलब बीएससी। बीएससी की लाइफ कैसी रही है, मतलब 3 साल? थर्ड ईयर का तो नहीं पूछूंगा, मुझे पता है थर्ड थर्ड ईयर कैसा था, मतलब सेकेंड ईयर तक कैसा रहा? सेकेंड ईयर तो बहुत ही अच्छा था लाइक फ्रेंड्स के साथ। मैं हॉस्टल में रहती थी तो काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस बने, अलग सिटी में रहना, सब कुछ एक्सपीरियंस करना बहुत ही कुछ अपने अच्छा था। हॉस्टल लाइफ से कुछ रिलेटेड किसी को बताना चाहो हमारे ऑडियंस को तो? ऐसा तो कुछ अभी है नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके। सो बेसिकली मतलब, और तुम्हारे बीएससी के परसेंटेज कितने थे? मेरा 90% अराउंड था। 90%, मतलब बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। सो ओके, मतलब अच्छा एक चीज ये बताना, देखो अक्सर क्या होता है कि हम प्लान तो कर लेते हैं, जैसे तुमने क्या सोच रखा था कि मुझे इस टाइम पे ही आईआईटी जैम का जो भी चीजें हैं वो पढ़ना है, कॉलेज के साथ तो ठीक है, कॉलेज का जो चल रहा था उसमें नोट्स, बट क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा सेपरेट टाइम देना पड़ता है। सो तुम्हारा कैसा सीन था कि एक कुछ टाइम मैनेजमेंट क्या सोचा था तुमने? हाँ, तो बेसिकली जब लॉकडाउन था लाइक मार्च से सितंबर तक, ये महीना मैं बोलूंगी मैंने फुल्ली काइंड ऑफ जैम के लिए डिवोट किया था। पूरा ही, तभी कॉलेज क्लासेस भी नहीं चल रहे थे, तो पूरा ही जैम का जो टॉपिक सिलेबस जो भी पढ़ना रहता था वो प्रिपरेशन उसी टाइम पे होता था। एंड इवेंचुअली जब कॉलेज क्लासेस स्टार्ट हुए तब मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, बट मैंने कुछ टाइम अलग से रखा था फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन सॉल्व करना। और वही टॉपिक्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवाइज करते रहना। अच्छा, एक डाउट मैं हमेशा देखता हूँ स्टूडेंट को, हमेशा ये चीज होती है, सब कोई भी स्टूडेंट हो अक्सर क्वेश्चन यही होता है कि सर मैं कॉलेज के टाइम को कैसे, देखो एक चीज तो है, तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ कि कोविड था, तो हम इतना ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस थी तो हमें टाइम मिल जा रहा था सफिशिएंट। व्हाट डू यू थिंक, अगर मान लो हमारा कॉलेज ऐसे रन कर रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कॉलेज के शेड्यूल में हम क्या मैच कर सकते हैं जैम को भी पढ़ना एंड कॉलेज का भी, क्योंकि मैनेजमेंट और बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। व्हाट डू यू थिंक, मतलब कैसे बैलेंस करना चाहिए? हाँ, आई अग्री कि कॉलेज के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा भी अगर निकाल लेते हैं Okay. तो एक थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। 1 घंटा निकाल लेना, तो कंसिस्टेंटली अगर 1 घंटा या 2 घंटा रिवाइज करते हो एग्जाम के लिए, तो आई गेस इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, सो तुम स्टूडेंट्स को कुछ रेफर करना चाहोगी, मतलब कि क्या कोचिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर यही होता है कि सर या तो कोई कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली कंडीशन जिनकी नहीं सही होती तो वो कोचिंग नहीं ले पाते, तो एक कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज आ जाती है कि यार मैं कोचिंग नहीं ले पा रहा हूँ तो शायद मेरा नहीं क्वालिफाई होगा। सो तुम इस कंडीशन में अगर स्टूडेंट कोई हो तो व्हाट विल यू एडवाइस? I don't think coaching is absolutely necessary to crack jam. Okay, आप अपने खुद के सेल्फ स्टडी से भी आराम से क्रैक कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप एक प्लान बना रखा है अच्छे से, टाइम टेबल डिसाइडेड है, तो आई डोंट थिंक कोचिंग इज नेसेसरी। और इतने सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है आज के जमाने में, तो या इट्स ये, नॉट दैट। या सो बेसिकली अच्छा जैसा सिलेबस है तो तुमने किस हिसाब से प्लान किया था, एंड मतलब तुम्हारा लास्ट का जो प्लान होता है, जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी होती है, अक्सर वहीं पे स्टूडेंट का हो जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हम 100% सिलेबस के पीछे भागते हैं, और 100% सिलेबस हम कभी कभी ऐसे भी स्टूडेंट है जो फरवरी तक भी कंटिन्यू रखते हैं। सो तुम्हारा क्या था कि तुमने सिलेबस कब तक खत्म कर लिया था और लास्ट मंथ में क्या प्लान था? 100% सिलेबस तो किसी का नहीं होता है, हाँ हाँ। तो जितना कर पा रहे थे, जो जो टॉपिक्स पता है कि हाँ ये कर सकते हैं हम, मैनेज हो जाएगा, जो जो टॉपिक्स ऑलरेडी पहले से आता था
वो सब रिवाइज करना। बहुत ज्यादा एंड के तरफ मैं बहुत ज्यादा नए टॉपिक्स नहीं पढ़ी थी। मैं दिसंबर तक जो जो पढ़ना था वो पढ़ ली थी, और उसके बाद जनवरी फरवरी बस रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व करते गए। अच्छा, तो इस बीच में जब तुम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी तो बुक रीड करना, मतलब तुम बुक भी पढ़ रही थी या बस जो भी यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल है वहां से? बुक्स पढ़ना मैं इनिशियल फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ज्यादा करती थी कॉलेज लाइफ में। थर्ड ईयर में इनिशियली थोड़ा हो रहा था, बट एंड की तरफ उतना टाइम नहीं रहता कि बुक्स पढ़े बैठ के उतना टाइम दे। तो उस टाइम पे इतना कॉलेज सब कुछ मैनेज करने के लिए मैं ज्यादा तरफ नोट्स और वीडियोस की तरफ ही ज्यादा फोकस करती थी एंड की तरफ। ओके ओके, ठीक है। सो ओके, मतलब जर्नी तुम्हारी काफी बीएससी सेकेंड ईयर तक तो अच्छी ही, थर्ड ईयर का तो सबको पता है यार क्या सीन था। हाँ। सो ओके, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा अपना बताना कि जब तुम्हारा टाइपर का एग्जाम था, सो बेसिकली एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया देना कैसा था, मतलब वो जो एग्जाम तुमने क्वालिफाई किया, बिकॉज मैं अपने टाइम पे भी बता रहा हूँ, मैंने भी टाइपर का जब पेपर दिया था, सो 40 क्वेश्चन, तो उसमें से तो वैसे भी मैं जब पेपर देखा तो मुझे समझ में आ गया था मेरा तो नहीं होना है, मतलब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। पढ़ा तो मैंने काफी कुछ था, बट एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं था उतना ज्यादा। सो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी टाइपर को एग्जाम को लेके? टीआईएफआर का अलग से, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, मैंने अलग से बहुत कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। जाम के लिए जितना प्रिपेयर किया था मैं उसी प्रिपरेशन के साथ टीआईएफआर के लिए बैठती थी। तो वही एग्जाम पैटर्न तो है कि 40 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, एंड अगर नेगेटिव है तो -1 होता है। तो आई गेस वही, अब ये पेपर एमएससी वाले भी देते हैं फॉर पीएचडी। या सो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस तो तुमसे नहीं हो पाएंगे। तो जितना हो रहा है मैंने वही अटेम्प्ट किया, थोड़ा लॉजिक लगाया। बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, तो वो बीएससी के नॉलेज से ही हो जाता है। तो सो मतलब 40 में से तो तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 40 में से मैंने 26 अराउंड अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, एक चीज अक्सर मैंने देखी है कि हमको इसमें लेके बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे हमारे सीनियर, वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि टाइपर का जो एग्जाम है, अगर उसमें 30+ क्वेश्चन नहीं आप करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक तो वहीं से मैं डर गया था मेरे टाइम पे, और मेरे भी जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, तो एक तो हमें वहां से ये चीज गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 30+ क्वेश्चन होगा तभी सिलेक्शन होता है। सो वहां से तो एक चीज वो हो गई। सो मतलब तुमने 26 या 27? 26, हाँ उसी अराउंड 26 अराउंड ही। एंड अच्छा, उसके रिजल्ट में पता चलता है कि कितने क्वेश्चन सही हुए थे? नहीं, ये नहीं पता चला, मार्क्स भी नहीं पता चलते हैं इनमें। अच्छा, सिर्फ मतलब लिस्ट आती है कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ 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 जी। ओके ओके, सो मतलब जब तुम्हारा लिस्ट आया, सो उस टाइम की फीलिंग कैसे थी यार, क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में खुद का नाम देखना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ तो मतलब मेल आता है तो आई वाज लाइक कैसे हुआ, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि ये टीएफआर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो बहुत सरप्राइज थी मैं। ओके, सो अभी तो सब फैमिली में सब खुश होंगे, एक तो आईआईटी भी हो चुका है, एक टाइपर भी हो चुका है, मतलब अभी तो सब अच्छा अच्छा चल रहा होगा। हाँ, बस सब कंग्रेचुलेट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो अपने को जो जो भी तुम्हारे टाइपर में इंटरव्यू हुआ, हैदराबाद का तुमने इंटरव्यू दिया, सो उससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़ा सा बता देना, और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि जो आईआईटी जैम 2022 या 23 के एस्पिरेंट्स है, उनको अगर टाइपर में जाना है तो उनको किस हिसाब से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? हाँ, तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मैं यही बोलूंगी कि बहुत अलग से कुछ प्रिपेयर करने का कुछ जरूरत नहीं है। आप जो बीएससी में पढ़ रहे हो, आप जो जैम के लिए पढ़ रहे हो, वो ही अच्छे से फंडामेंटल्स अगर आप क्लियर करते हो, बिकॉज वो लोग आपका थिंकिंग अप्रोच, आप कैसे एक अननोन क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन आपका करेक्ट आंसर देना। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ इंटरव्यूज के पहले। तो वो लोग काफी फ्रेंडली थे, प्रोफेसर्स वर वेरी फ्रेंडली, एंड वो लोग शुरू में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से बीएससी कर रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इन केमिस्ट्री, आपका फेवरेट टॉपिक्स क्या है। तो वो काइंड ऑफ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस है। फिर वो वो स्टार्ट
मेरे लिए स्टार्ट किए थे बेसिक मैथमेटिक्स से। तो थोड़ा मैथ्स का पूछा था कि ग्राफ्स बनाओ, लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग मॉड एक्स का ग्राफ, एक्स साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ स्क्रीन पे। फिर क्वांटम का थोड़ा बेसिक मैंने बोला था, मेरे फेवरेट टॉपिक्स में मैंने कोऑर्डिनेशन बोला था, ऑर्गेनोमेटेलिक्स बोला था, क्वांटम केमिस्ट्री बोला था। तो मुझे क्वांटम का बहुत एक बेसिक ऑपरेटर वाला क्वेश्चन पूछा कि अगर nth डेरिवेटिव है dn dxn है, अगर वो ऑपरेट किया जाता है e रेज टू अल्फा x पे, तो आइगन वैल्यू हमें मिलेगा क्या? तो वही बहुत बेसिक क्वेश्चंस है मैथ्स के। फिर इनऑर्गेनिक में थोड़ा स्विच किया, तो इनऑर्गेनिक में 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए मुझे और बोला कि उनके इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स बनाओ, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक में मुझे वो प्रोफेसर ने स्लाइड शेयर किया था, तो उन्होंने कंपाउंड्स दिखाए थे 3 और बोला था कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है और क्यों है। बेसिकली आप जब आंसर कर रहे होते हो, आपको रीजनिंग के साथ आंसर करना होता है, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये आंसर है। तो वही हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, उससे आप कर सकते हो एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी का। फिर एक रिएक्शन दिया था, उसका रिएक्टेंट दिया था, रिएजेंट्स दिए थे, प्रोडक्ट्स दिया था, बोला वो लोग बोले कि मैकेनिज्म लिख के बताओ। फिर दे मूव्ड ऑन टू बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे मुझे प्रोटीन फोल्डिंग के डायनेमिक्स पूछे थे, मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स की, ये स्पॉन्टेनियस है तो क्यों है, एंट्रोपिकली, एंथैल्पिकली, और फोल्ड, अगर प्रोटीन्स फोल्डेड है तो उसमें स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर अगर आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन्स है, फोल्डेड प्रोटीन्स है, आप एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटेक्ट करोगे। देन फिजिकल आया, फिजिकल के क्वेश्चंस आए, तो मुझे पूछा कि जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं हम पे, तो व्हाई डू वी फील कोल्ड। तो वही हीट ट्रांसफर का चीज है। तो फिर बोला कि आप मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज कीजिए कि हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको कैलकुलेट कैसे करें हम। तो आप अपना थिंकिंग थोड़ा बता के, थोड़ा बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन होते रहेंगे एंड आप अपना अप्रोच से काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो मतलब बहुत बेसिक, मतलब जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ थे, क्वेश्चन बहुत बेसिक लग रहे थे। तो मैं भी यही स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए, अगर आप देखो, ऐसा होता है, मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू के लिए अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, बट देखो यही है कि अगर तुम कॉन्फिडेंस रहोगे, 1-2 बार इंटरव्यू देने से पहले अपने फ्रेंड सर्कल से कह दो यार मुझसे एक बार इंटरव्यू ले लो, किसी से भी, तुम्हें प्रोफेसर से, टीचर से, जो भी आपसे कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और क्वेश्चन का अप्रोच बहुत मैटर करता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बोलो नहीं आ रहा है, तो आई थिंक ये ज्यादा सही रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? या आई एग्री, एंड इवन इफ आप बोलते हो कि नहीं आता, वो लोग हिंट्स देते हैं, मतलब वो लोग आपको आंसर तक पहुंचा देते हैं एंड में ओके। थ्रू योर थिंकिंग प्रोसेस। या आपको जो भी आ रहा है, आप जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हो, यू कैन जस्ट से कि आई थिंक ऐसा ऐसा होना चाहिए, और फिर दे गाइड यू इवेंचुअली। ओके। सो अच्छा, मैं एक चीज लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, देखो अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कनेक्टेड है ना, जो जैन 2020 के एस्पिरेंट है। सो उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि 6 महीना बचा है, तो तुम्हारा देखो टाइपर भी क्लियर है और इधर आईआईटी में भी अच्छी रैंक है, तो अगर किसी को टाइपर जाना हो तो अभी से किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, और जिसको आईआईटी में ही जाना है तो मतलब किस हिसाब से अभी प्लान करना चाहिए? मैं यही बोलूंगी कि जो भी सिलेबस है, जाम का सिलेबस इज स्टैंडर्ड सिलेबस, आप वो पढ़ लो, आपका टीआईएफआर भी क्लियर होने का बहुत चांसेस है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, बेसिकली उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत समझ के पढ़ो कि लॉजिकली ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन करो, और जो भी डाउट है आप इमीडिएटली अपने टीचर्स या फ्रेंड्स जो भी, उससे क्लियर करो। और वही, अगर आपका जैम क्लियर हो जाता है, टीआईएफ आपको बेसिक्स पता है, तो टीआईएफआर एग्जाम भी क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इंटरव्यू में तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं।
जी। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि देखो, यहाँ जैसे होता है कि जब हम एग्ज़ाम का पेपर देते हैं तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सो क्या तुमने भी कोई प्लान बनाया था कि मुझे ये सेक्शन पहले स्टार्ट करना है? और वो 3 आवर का जो ड्यूरेशन था, वो मतलब उसको किस हिसाब से हैंडल या टैकल करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमें क्या होता है, हम पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं बट वो जो 3 आवर्स होते हैं वो हम मैनेज नहीं कर पाते। सो उसको टैकल करने के किस हिसाब से हमें माइंडसेट करना चाहिए? तो मेरा बेसिकली ये स्ट्रैटेजी था कि मैं जाके ही सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेती थी कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, और उस बेसिस पे मैं डिसाइड करती थी कि ओके कौन से पार्ट से मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और वही सेक्शन से मैं स्टार्ट करती थी। तो मैंने इस बार एमसीक्यू से ही स्टार्ट किया था और इवेंचुअली मैं एमएसक्यू और फिर नैट की थी। मतलब अगर एक तरीके से कहें कि देखो क्या होता है, मुझे भी एक चीज़ ये थी कि मेरे फ्रेंड सर्किल में जो थे तो किसी ने पहले से सोचा कि मैंने सेक्शन से स्टार्ट करूँगा। मुझे भी एक चीज़ मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर इस हिसाब से आप प्लान कर रहे हो, तो हर चीज़ प्लान के हिसाब से कभी-कभी नहीं हो पाती। क्योंकि देखो मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसा हुआ था कि सेक्शन सी से उसने सोचा, एंड क्या हुआ कि सेक्शन सी में 2020 में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ थे। उसको क्या हुआ बेसिकली कि उसने जैसे भी सेक्शन से स्टार्ट किया, उससे 4-5 क्वेश्चन नहीं आए। एंड क्या हुआ कि वहीं से वो डीमोटिवेट हो गया, एंड उसके सेक्शन ई एंड सेक्शन बी भी उसी वजह से खराब हो गए। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि यार हमें सेक्शन ए ही स्टार्ट करना है या सेक्शन सी। यही मैं भी एडवाइस करूंगा कि पहले आप पेपर एनालिसिस कर लो, पेपर में कौन सा पोर्शन इजी है कौन सा टफ है, जहां से तुम्हें लग रहा उस हिसाब से प्लान करो। आई थिंक यही स्ट्रैटेजी फॉलो ही करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपका इंडिविजुअल कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कुछ और सीखा है तो वो ठीक है, वो भी करना ठीक है। अच्छा, बस अभी मुझे ये बताओ कि अगर जो भी इस समय आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सिलेबस कब तक खत्म कर लेना चाहिए और रिवीजन को कितना टाइम देना चाहिए, ये बताना। ये क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। तो आई फील कि रिविजन पढ़ते वक्त ही साइमल्टेनियसली करना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि ओके। अभी सब पढ़ लेंगे दिसंबर तक और जनवरी में बैठ के सब रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो पढ़ रहे होते हैं उसी को आप साइमल्टेनियसली रिवाइज करो। लाइक अगर आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मैं उसको 2-3 दिन उसी को रिवाइज करूंगी। या ऐसे भी करते लोग कि एक वीक पढ़ लेते हैं बहुत कुछ और संडे को वो सब कुछ रिवाइज करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, सबका अलग अलग समझ गया। प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होता है। बट रिविजन साइमल्टेनियसली करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई फील कि नवंबर दिसंबर तक सिलेबस जितना आपका मैक्सिमम आप कर पाते हो उतना बेटर है। ओके। आई थिंक अभी भी स्टूडेंट को अब उनके, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है बहुत सारे सवाल होते हैं, तो अक्सर यही होता है कि सर रिवीजन कैसे करें, सिलेबस कंप्लीट करें कि नहीं करें। आई थिंक और एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम के टाइम पे किस हिसाब से टैकल करना चाहिए सिचुएशन। आई थिंक सोनी ने बहुत ही क्लियर वे में बताया कि आप डेली जो भी पढ़ रहे हो उसको डेली का डेली रिविजन करो, या आपका प्लान है संडे सैटरडे वीकेंड्स पे रख लो। मतलब रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है। रिवीजन का ये मत सोचना कि पहले पूरा सिलेबस कवर करते हैं देन जनवरी में। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। एंड लास्ट में कुछ एडवाइस करना चाहोगे स्टूडेंट को जो अभी 2 लाइन में कुछ बताना चाहो कि अभी वो कैसे हिसाब से चलना चाहिए उनको, क्योंकि जैम का पेपर सिर्फ बस 6 महीने बचा है। हाँ, तो 6 महीने में आई फील प्लानिंग इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या करना है, कितना सिलेबस कवर करना है, आपको अभी से प्लान कर लो। डेली जितने अमाउंट ऑफ आवर्स देना है आपको एग्जाम के लिए वो दो, अगर कॉलेज का भी साथ में है तो आप बैलेंस करो और डिसाइड कर लो कि इतना टाइम मुझे कॉलेज को देना है, इतना टाइम मुझे एग्जाम को देना है। फिर जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो, उससे काफी इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे। ओके, ओके। आई थिंक अभी मुझे लगता है यहाँ तक कन्वर्सेशन रखते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सोनी ने बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया कि एकदम क्लियर बता दिया कि इस हिसाब से चलोगे तो अच्छी रैंक भी आ सकती है। इंटरव्यू में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन ये करूंगा कि आपको इंटरव्यू में जो सोनी से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से एक बार देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको कोई डाउट भी होता है
कुछ भी होता है तो आपको मैं एक चीज यहाँ बता देता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कोई भी आईआईटी से सीनियर्स हैं, एनआईटी से, आइजर सबसे कनेक्टेड है, तो उस ग्रुप में ऑलमोस्ट सब प्रेजेंट है। तो आपको वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। आपको कुछ भी डाउट होता है आपके क्वेश्चन रिलेटेड, या आपको प्लान नहीं समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से वर्क करना चाहिए, बाकी अगर सोनी से कुछ क्वेश्चन पूछना होगा सो आप कमेंट कर देना, सो वी आर ट्राइंग कि हम उसको रिप्लाई भी कर सके। एंड मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं आजकल इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट जिस हिसाब से सोहनी ने बताया बहुत ही क्लैरिफाई रहा, मतलब जो करना हो बहुत ही सिंपल एंड एकदम क्लियर रही चीज है कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पढ़ना है, जो चीज है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। एंड थैंक यू सोनी, आपने जो भी बताया एकदम सच बताया, कैसे आपने एक्सपीरियंस किया। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर चैनल। Thank you for having me here and giving me the opportunity to share my experience. सो ओके, फिर क्या कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं, एंड होपफुली ये स्टूडेंट्स को बहुत फायदा करने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आगे थैंक यू सो मच। Thank you.